हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर हाइट एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस क्लास 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग 11 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। इसके अलावा आज जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल्स बनते हैं, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंदर कवर अप करवा दिए हैं। जिन्होंने भी थ्योरी क्लास नहीं देखी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रूल्स जिन्होंने नहीं देखे हैं, पहले उनको जाकर के देखना। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप जरूर देखना। क्योंकि जब आप उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, रूल्स कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, आप विथ इन 10 सेकेंड उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी रूल्स नहीं देखे हैं, पहले उन रूल्स को जाकर के देखो। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करवाए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप लोग जरूर देखना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो 11 क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। इस वाली पीडीएफ के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसमें क्या है, जितने भी आपके एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, वो मैंने सारे इसके अंदर ले रखे हैं। सीएचएसएल हो गया, मतलब एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस का हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ऑन द सेम टाइम यूपीएससी के थ्रू जो सीडीएस का पेपर होता है, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक एग्जाम में आए नहीं हैं लेकिन इन फ्यूचर एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने इस वाली पीडीएफ के अंदर ले रखे हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को ठीक से कर लेते हैं, थ्योरी क्लासेस को यदि आप प्रॉपरली अटेंड कर लेते हो, तो आप ये मान के चलना कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जो हमारे रूल्स बताए थे मैंने आपको, वो गोल्डन रूल्स हैं। उन रूल्स को यदि आप प्रॉपरली याद कर गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको कर सकते हैं। देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। एक हवाई जहाज है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज जो है, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हवाई जहाज जो है वो 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल कितनी है, हवाई जहाज की जो स्पीड है प्लेन की, वो हमको बताना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोला गया है कि प्लेन जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री। प्लेन जो है वो 1500√3 मीटर की ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा है। 15 सेकंड के बाद में जब हम उस प्लेन को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। आपसे बोला गया है कि प्लेन का स्पीड कितना है वो निकालना है। तो यदि आपको स्पीड निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लेन ने इस 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालेंगे, और फिर टाइम जो 15 सेकंड है उसका हम लोग डिवाइड दे देंगे, स्पीड कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखना, पहले क्या था, प्लेन जो था वो इस पोजीशन के ऊपर था। ठीक है, P1 का मतलब हो गया फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी प्लेन की। और इस वाले केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है प्लेन का, वो हमको दे रखा है 60 डिग्री। फिर क्या करता है, प्लेन जो है सपोज राइट साइड में उड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, आगे कहीं पर आ जाएगा और ये इसकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी। और जब ये आगे की तरफ आ जाता है तो प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। आपको भी ये चीज़ पता होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितना दूर जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पास में आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दोनों ही केस में ये बोला गया है कि प्लेन जो उड़ रहा है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500√3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला हाइट जो बनेगा, ये भी 1500√3 बनेगा, और ये जो हाइट बनेगा ये भी कितना बनेगा हमारा, 1500√3। अब आप एक बात समझना, यदि हमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। यदि हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, क्योंकि प्लेन ने यहीं से तो चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चल करके वो यहाँ तक आ चुका है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और इस डिस्टेंस के अंदर हम टाइम का डिवाइड दे देंगे, स्पीड आ जाएगा। अब चाहे से आप ये डिस्टेंस निकालो या ये वाली डिस्टेंस निकालो, क्या दोनों डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, होने वाली है, राइट। भाई दोनों डिस्टेंस जाएगी, चाहे ये वाली कैलकुलेट करो चाहे ये वाली कैलकुलेट करो, दोनों कैसी आएगी हमारी, सेम आएगी। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या, यदि आपको 30 से दूर जाना है तो आप √3 का डिवाइड देंगे, राइट।
और यदि आपको 30 के पास में आना है तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही सेम लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में काम में लेना है। पहले क्या करना, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूंगा। इस वाले ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ठीक है, उस वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 1500√3 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पर 30 है। यदि यहाँ पर 30 बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका 60 डिग्री बनेगा। आपको 60 डिग्री के पास वाली जो भुजा है 1500√3, वो हमको पता है। हमको 30 के पास में जाना है, तो √3 से हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट जो लेंथ आ जाएगा 1500√3 तो पहले से है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये ओवरऑल हो जाएगा √3 इंटू √3 करोगे 3 बनेगा, 1500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 4500 हो जाएगा। ये वाली तो आ गई होगी समझ में। अब देखना इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगा। इसमें ये वाली जो साइड है वो हमको पता है 1500√3 है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो 30 बनेगा। यदि आपको 30 से दूर जाना है या 60 के पास में आना है, तो हम क्या करेंगे, √3 का डिवाइड देंगे। तो 1500√3 में जब √3 का डिवाइड दोगे तो ये आपका 1500 हो जाएगा। अब यदि आपको ये वाली लंबाई निकालनी है, तो कंप्लीट जो लेंथ है 4500, उसमें से इस 1500 को माइनस कर दो। तो यहाँ से जब स्पीड निकालोगे तो 4500 माइनस 1500 करोगे 3000 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 15 सेकंड करेंगे क्योंकि टाइम 15 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो, यदि आपको रूल्स प्रॉपरली याद है, थोड़े बहुत आपके बेसिक क्लियर है, डायग्राम बनाना यदि आपको ठीक से आता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर है वाला पॉइंट। तो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, थोड़ा सा जो रूल्स बताए हैं उनको आप अच्छे से मेमोराइज करो। यदि आप उनको अच्छे से याद कर लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा इतना, ठीक है। तो रूल्स वगैरह याद करो, फॉर्मूले याद करो, जो रूल्स वहां पर समझाए थे कि ये रूल्स बने कैसे हैं, वो भी ऑन द सेम टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वो रूल्स कैसे बने हैं, यदि आपने उनको ठीक से समझ लिया, तो फिर आप आराम से चीजों को हैंडल कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि दो पोल्स आपको दे रखे हैं, और दो पोल्स के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 120 मीटर। एक तो ये बोला गया आपको, ठीक है। आपको दो पोल्स दे रखे हैं जिनके बीच का दूरी आपको दे रखा है 120 मीटर। एक पोल की जो हाइट है वो दूसरे पोल की 3 गुना है, ट्रिपल है। दोनों जो पोल्स है उनके जो आधार बिंदु है, जो उनके बॉटम वाले जो पॉइंट्स है, उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मिड पॉइंट से उनके जो टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपसे पूछा गया है कि बड़े वाले पोल की हाइट कितनी है वो बताना है। देखो समझना क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो दो पोल्स हमको दे रखे हैं, राइट। इन दोनों पोल्स के बीच का जो दूरी है वो हमको दे रखा है 120 मीटर। एक तो ये बोला गया है। दूसरा हमको ये बोला गया है कि एक पोल की जो हाइट है वो दूसरे का ट्रिपल है। तो मान लेना इसकी हाइट h है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3h हो जाएगी। हमको साथ में ही बोला गया है कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका बिल्कुल आपको मिड पॉइंट लेना है। तो यदि आप मिड पॉइंट लेते हो तो यहाँ पर भी 60 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, राइट। अब यदि आप इस मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हो दोनों पोल्स के लिए, तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा और बीटा, ये इस तरह से हैं कि दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाना चाहिए, राइट। तो ये हमको बोला गया है, और हमको जो पूछा गया है कि जो बड़ा वाला पोल है उसकी हाइट कितनी है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे। आपको मैंने एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला हमारा काम करता है, एच का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, √ab के बराबर होता है, राइट। लेकिन कंडीशन क्या होती है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कंडीशन ये होती है कि जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे, दोनों एंगल्स, उनके ऑपोजिट साइड जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अल्फा और बीटा के सामने वाली साइड जो है क्या वो सेम है, क्या नहीं है। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लेना जैसे यहाँ पर जो एंगल है उसको गामा मान लेना, और यहाँ पर जो एंगल है उसको थीटा मान लेना।
अब यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, ये वाले एंगल्स दोनों यहाँ पर 90 है, तो आप चेक करना, जब मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवाया था कि ये वाले जो एंगल्स आएंगे गामा और थीटा, यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो भी कितना मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। और अब आप देखो थीटा के सामने और गामा के सामने की तरफ देखना, दोनों के सामने की तरफ जो साइड है वो एग्जैक्टली कैसी है, सेम है। तो अब हमारा रूल काम कर जाएगा। इसमें जो h का जो वैल्यू है उसकी जगह पर तो क्या आएगा, हमारा 60 आ जाएगा, राइट। और जो a जो बनेगा वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और b जो बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3h हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 60 बराबर जो हो जाएगा वो √3 इंटू एच हो जाएगा। h का वैल्यू निकालोगे तो 60 अपॉन में √3 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 20√3 लिख सकते हैं, राइट। और यदि आपको बड़े वाले पोल की हाइट निकालनी है, इसका मतलब आपको 3h का वैल्यू निकालना है। तो यदि आपको 3h निकालना है तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60√3 बन जाएगा। √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, वो आप इसमें रख देना, और करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा। यदि आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं समझ में आए, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इश्यू क्रिएट हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए। यदि आपने थ्योरी क्लासेस प्रॉपरली देखी है तो मैंने आपको बताया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो श्योर है कि गामा और थीटा जो होंगे वो भी क्या बनाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। उस वाले केस में मैंने, क्योंकि गामा के सामने वाली साइड और थीटा के सामने वाली साइड एग्जैक्टली सेम है, तो होगा क्या, गामा या थीटा दोनों में से किसी के भी सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, मैं आपको डायग्राम फॉर्म में बता देता हूँ। डायग्राम फॉर्म में देखो ऐसे बनेगा, यदि इस तरह का बन रहा है डायग्राम, एक बिल्डिंग की हाइट ये वाली है, दूसरा बिल्डिंग ये हो जाएगा, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट लेना है यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो उस वाले केस में क्या होगा, सपोज ये अल्फा और बीटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, लेकिन होगा क्या कि अल्फा और बीटा के सामने वाली जो साइड है वो सेम यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड जो है उसको सेम बनाएंगे, तो इसको गामा मान लेना, इसको थीटा मान लेना। अब गामा के सामने की तरफ देखो और थीटा के सामने की तरफ देखना, दोनों साइड जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जैसे मान लेना ये जो लेंथ है उसको आप h मान लेना, तो ये जो लेंथ बनेगा वो भी कितना बनेगा आपका, h बनेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ये वाला। यदि इस पोल की हाइट आप a मानते हो, इस पोल की हाइट आप b मानते हो, तो h का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, √a भी बनेगा। ये मैंने आपको करवाया था थ्योरी क्लास के अंदर, ठीक है। और यही सेम चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। इस h की जगह पर आपका 60 आ जाएगा, a की जगह पर h आ जाएगा, और b की जगह पर 3h आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से जब आप h का वैल्यू निकालोगे तो 60 अपॉन में √3 आ जाएगा। जब इसको 60 को आप लिख सकते हो 20 इंटू 3, और 3 में जब आप √3 का डिवाइड देंगे तो 20√3 आ जाएगा। आपको छोटे पोल की हाइट पूछी जाती तो आपका आंसर हो जाता 20√3, जहाँ पर √3 का वैल्यू होता 1.732, वो हम इसके अंदर रख देते, राइट। आपसे बड़े पोल की हाइट पूछा गया है, इसका मतलब आपको 3h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 20√3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60√3 बन जाएगा, और √3 का वैल्यू 1.732 इसमें रख देना, वहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो इसको यदि आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो आप ये भी कर सकते हो। आप क्या करो, ये जो वैल्यू है 10 अल्फा का, 10 अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो वो h अपॉन में 60 बनेगा, और 10 बीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो 3h अपॉन में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब याद करो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, तब मैंने ये बताया था कि यदि दो एंगल्स मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो उन दोनों एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो tan अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रख देना, tan बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देना यहाँ से, और बराबर में 1 लेकर के चलना, वहां से आपका h का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही h का वैल्यू आ जाए फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां से बड़े वाले पोल की जो हाइट है वो भी कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका हो सकता है जहां पर आपको केवल बेसिक यूज करना पड़ेगा। आप जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी बताई थी केवल आपको वो यूज करनी पड़ेगी, वहां से भी आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है,
दो पोल्स आपको दे रखे हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, आपको दो पोल्स दे रखे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 4 मीटर, और दोनों पोल जो है वो एक पेड़ के एक ही और है। ठीक है, एक ही तरफ है, ये आपको दे रखा है। पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इन दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 और 60 डिग्री है। आपसे ही बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है वो हमको निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है इस वाली चीज में ये बनता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब पेड़ की जो हाइट है वो पोल की जो हाइट है उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा आपका। पहली बात तो ये पेड़ हो जाएगा इस तरह से। दो पोल्स आपको दे रखे हैं जिन दोनों पोल्स के लिए इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है कितना, 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 4 मीटर। यदि आप पेड़ की ऊंचाई से आप देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बोला गया है टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, दोनों के लिए आपको ये बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, देखना क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें क्या बोला गया है, दो पोल्स आपको दे रखे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 4 मीटर। दोनों जो पोल है वो पेड़ के एक ही तरफ हैं, एक ही साइड में दे रखे हैं। और यदि आप पेड़ के टॉप से उनको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 और 60 डिग्री। आपसे ही पूछा गया है कि पेड़ का ऊंचाई कितना है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखना यहाँ पर पहली बात तो ये दोनों ट्री यहाँ पर खड़े हो गए, सॉरी दोनों पोल यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। दो पोल्स हमको दे रखे हैं और पेड़ जो है वो यहाँ पर दे रखा है। और पेड़ से हमको बोला गया है कि दोनों पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, वो हमको दिया गया है 60 और 45। तो यहाँ पर तो 60 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा, राइट। हमको क्या करना है, इस पेड़ का हाइट कितना है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो जैसे पहला डाउट तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसमें तो ये बताया नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम के लिए लेना है या जो पोल्स है उनके टॉप के लिए लेना है। तो चाहे से आप पोल्स के टॉप के लिए ले लेना चाहे आप बॉटम के लिए ले लेना, जो हाइट जो आएगा पेड़ का वो दोनों ही केस में सेम आने वाला है। ठीक है, तो देखना पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसकी बात करते हैं। तो याद करो मैंने आपको एक रूल बताया था, जब मैंने आपको रूल समझाए थे तो 60-45 वाला जो रूल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही रूल को हम थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे और देखते जाओ। यदि आप इस वाले ट्राइंगल की बात करते हो तो 60 के सामने वाली जो साइड है एच वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 30 बनेगा। और 30 डिग्री से दूर जाना है या 60 के पास में जाना है तो उस वाले केस में हम √3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका h/√3, राइट। ऐसे यदि आप बात करते हो बड़े वाले ट्राइंगल की, तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका एंगल है वो 45 है, यहाँ पर क्योंकि 45 है तो ये जो एंगल आएगा वो भी 45 आएगा। और 45 डिग्री होने पर दोनों जो भुजाएं बनती है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो h हो जाएगा। अब यदि हम इस कंप्लीट वैल्यू में से इस वाले को यदि माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट ही बचेगा और इसका वैल्यू हमको दे रखा है 4 मीटर। तो यहाँ से h माइनस h/√3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे इधर वाले का, तो पहली बात तो क्या करना है, एक तो h कॉमन निकाल लेना और यहाँ से आपको बचेगा √3 - 1/√3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ से h का जो वैल्यू बनेगा वो 4√3 अपॉन में √3 - 1 आ जाएगा। अब क्योंकि अपॉन में √3 - 1 आ रहा है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये चीज़ें तो आपको पता होगी ही सही। यहाँ पर √3 + 1 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4√3 × √3 + 1 और अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। 4 को इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 बचेगा। ऑप्शन ए जो बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो रूट है ना ये वाला, इसको ओनली 3 के ऊपर ही रखना, 1 के ऊपर ये रूट जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन जो है उसको इस तरह से कर लेना और ये √3 + 1 हो जाएगा। ये रूट जो है वो ओनली 3 के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना था। रूल मैंने आपको बता रखा है ही सही।
आपको सिंपल सा क्या करना था इस वाले ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 60, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बनेगा वो 30 बनेगा, और ये पेड़ की जो ऊंचाई है उसको आप h मान लेना। तो यदि आपको 30 से 60 पर जाना है, 30 से दूर जाना है, तो √3 का डिवाइड दे देंगे, तो ये जो लेंथ आ जाएगा वो तो h/√3 आ जाएगा। और यदि आप बड़े वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो यहाँ पर एंगल 45 है, और 45 वाले केस में क्या होता है, दोनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो सेम होती है। तो यदि यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, आपका h आ जाएगा। कंप्लीट h में से h/√3 को माइनस कर देना। जैसे ही माइनस करोगे तो ओनली कितना बचना चाहिए, आपका 4 बचना चाहिए, ये वाली भुजा, राइट। तो यहाँ से माइनस करेंगे, h कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे ये वाला क्वेश्चन बनाया ना, जिसमें क्या था, जो पेड़ जो था वो क्या था, मतलब दोनों जो पोल जो थे वो पेड़ के एक ही तरफ थे। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जो पोल है वो पेड़ के ऑपोजिट साइड हो, अलग अलग तरफ हो। उस वाले केस में देखो आप पता है क्या करोगे, डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा आपका। देखना डायग्राम कैसा बनेगा उस वाले केस में, ये हो जाएगा, बीच में पेड़ आ जाएगा, एक पोल इधर आ जाएगा और एक पोल इस तरफ आ जाएगा। दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, तो एक के लिए तो आपको बोला गया है 60 डिग्री, और एक के लिए बोला गया है कितना, 45 डिग्री। मान लेना पेड़ की हाइट जो है वो h मान लेना, और दोनों पोल के बीच का जो दूरी है वो आपको दे रखा है 4 मीटर। तो देखो क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल का यूज करना, और यहाँ से जो डिस्टेंस निकालोगे ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यदि आप इस वाले ट्राइंगल का यूज करोगे तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो h/√3 हो जाएगा। और यदि आप इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना आना चाहिए, 4 मीटर आना चाहिए। बस इतना सा आपको याद रखना है। यदि वो दोनों सेम साइड होते हैं तो ध्यान रखना आपको माइनस करना होता है, और यदि वो दोनों ऑपोजिट साइड होते हैं तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है। जैसे ये वाला केस हो जाएगा, इसमें h/√3 प्लस h करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। वहां से सॉल्व करना तो h का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपका इजीली जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। देखना इसमें क्या बोला गया है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी प्लेन का जो पायलट है वो नदी के दोनों जो पॉइंट्स है, दोनों जो एंड पॉइंट्स है नदी के, उनको देखता है। यदि दोनों बिंदुओं का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 60 है तो नदी की चौड़ाई कितनी है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक नदी है वो इस तरह से है, एक प्लेन है यहाँ पर जो क्या है 200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा है। इस प्लेन में जो पायलट बैठा हुआ है वो पायलट क्या करता है, इस नदी के दोनों पॉइंट्स को देखता है, इस वाले पॉइंट को भी और इस वाले पॉइंट को भी। जब वो इस वाले पॉइंट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक जब वो इस वाले पॉइंट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 60 दे रखे हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बात एक ही बनेगी, राइट। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर पायलट है तो वो जब नीचे की तरफ देखेगा तो सपोज यहाँ पर 60 बन रहा है, तो यही एंगल आपका 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे ही इधर की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, आपका 45 आ जाएगा। आपको ये बोला गया है कि नदी की चौड़ाई कितनी है वो निकालना है। इसका मतलब आपको ये वाले पार्ट की तो लंबाई निकालनी है, भाई ये पूरा का पूरा नदी तो है, राइट। यदि हम इस पूरे पार्ट की लंबाई को निकाल लें तो रिवर की, नदी की जो चौड़ाई है वो कैलकुलेट हो जाएगी। देखो इस वाले ट्राइंगल में, यदि आप इस वाले ट्राइंगल में देखते हो तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 60, तो यहाँ पर जो बनेगा वो 30 बनेगा। और यदि आपको 30 से दूर जाना है, 60 के पास में जाना है, तो √3 का हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ तक का, इस वाले पॉइंट तक का, ये तो आ जाएगा 200/√3। यदि आप इधर वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो यहाँ पर एंगल 45 है तो यहाँ पर भी 45 ही बनेगा। और 45 वाले केस में क्या होता है, दोनों भुजाओं की लंबाई सेम हो जाएगी, तो ये वाला जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देना, जैसे ही दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 200 प्लस 200/√3 हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, मैंने आपको यहाँ पर ये वाला बता दिया है।
ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और यदि आप झील में पानी में जब आप प्लेन का इमेज देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। आपको ये पूछा गया है कि प्लेन का झील की जलीय सतह से ऊंचाई कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखो समझना इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये मान लेना कि सपोज ये तो हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। ये जो है आपको क्या बोला गया है कि झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 दे रखा है। तो मान लेना ये हमारा मतलब जल की जो सतह है ना, झील की जो सतह है उसको आप ये वाला मान लेना, और ठीक है इसके जस्ट नीचे जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जो लेयर है इसको ग्राउंड जो मैंने बताया है, ग्राउंड का मतलब ये वाटर की लेयर है, पानी की जो सतह है ना, या झील की सतह भी आप कह सकते हो, और इसके नीचे की तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है। अब हमको क्या बोला गया है कि झील की सतह से 30 मीटर आपको ऊपर जाना है, राइट। और 30 मीटर ऊपर से कोई प्लेन है, यहाँ पर इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इस प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब ये जो प्लेन है इसका इमेज बनेगा पानी के अंदर, और वो इमेज जो है सपोज यहाँ पर बनता है, तो उस इमेज के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है। और हमसे ये पूछा गया है कि ये प्लेन जो है वो पानी की सतह से कितना ऊपर है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसकी लंबाई हमको यहाँ पर चाहिए। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या था इस वाले पार्ट के रिगार्डिंग फॉर्मूला तो लिखवा ही रखा है, तो यदि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, नो डाउट। बट इन केस यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करोगे वो समझना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है आप उस फॉर्मूले को देख लो, वहां पर जाकर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो आप लोग इसको वैसे कर लेना, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या बोला गया है, ये वाटर लेयर है, इस वाटर लेयर से 30 मीटर ऊपर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है इस प्लेन को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है हमारे को 30, फिर इस प्लेन का इमेज बनता है पानी के अंदर जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 60। हमसे बोला गया है कि प्लेन का यहाँ से ऊंचाई कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे समझते जाना। पहली बात तो यदि इस वाले पार्ट की ऊंचाई 30 मीटर है तो इतना जो पार्ट बनेगा, केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, ये पार्ट की ऊंचाई कितनी बनेगी यहाँ पर, 30 मीटर हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो आगे समझना। मैंने आपको एक रूल बताया था क्या, कि यदि 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड सेम हो, याद करो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में मैंने क्या बताया था कि 30 और 60 के ऑपोजिट साइड यदि सेम है, सामने वाली भुजा यदि समान है, तो कॉमन पॉइंट से 60 डिग्री तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा। ये बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पर देखना, 60 के सामने की तरफ, 30 के सामने की तरफ और 60 के सामने की तरफ की जो भुजा है क्या वो सेम है, क्या नहीं है। तो अभी हमारा रूल काम नहीं करेगा। यदि हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, राइट। और क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। अब आप चेक करो 60 के सामने की तरफ और 30 के सामने की तरफ वाली जो भुजा है वो कैसी है, यहाँ पर सेम है। और जैसे ही 60 के सामने वाली 30 के सामने वाली भुजा सेम है तो हमारा जो रूल है वो काम करेगा। काम इस तरह से करेगा कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो इसी कॉमन पॉइंट से, ये जो कॉमन पॉइंट है इससे 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा, राइट। एक और पॉइंट समझना, थोड़ा सा फिजिक्स वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट बनेगा वो इस कंप्लीट लाइन का, ये जो प्लेन हो गया
और ये प्लेन की जो इमेज होगी, इसके लिए ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये कौन सा पॉइंट बनेगा आपका, मिड पॉइंट बनेगा, राइट। अब आप एक चीज देखना, प्लेन से लेकर के ये वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, प्लेन से लेकर के ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो तो 1 है, और यहाँ से लेकर के नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 3 दे रखा है। तो ओवरऑल प्लेन से उसकी इमेज तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो 4 बनेगा, बनेगा यहाँ से 4। अब यदि ये ओवरऑल डिस्टेंस 4 बन रहा है और ये आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने के कारण यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें से देखो, ऊपर वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखा है 1, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बनेगा, इतना पार्ट, उसका डिस्टेंस भी कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 1 का वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 30 है, तो इस वाले 1 का जो वैल्यू है वो भी 30 आ जाएगा। और ओवरऑल यदि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस करते हैं, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। करना क्या था मैं आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर की तरफ इसको समझ लेना, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक वाटर लेयर है इस तरह से, इसके नीचे की तरफ आपको पानी दे रखा है इस तरह से, ठीक है। और ये जो पानी की जो सतह है, इससे 30 मीटर ऊपर एक पॉइंट है यहाँ से, इसके लिए प्लेन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री, और जो प्लेन का जो इमेज बनेगा पानी के अंदर, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब देखना, 30 के सामने की तरफ और 60 के सामने की तरफ क्या भुजाएं सेम है क्या, नहीं है। तो यदि यहाँ पर 30 बनेगा तो यहाँ पर 60 बनेगा, और वहां पर 60 बनेगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब आप चेक करो, 60 के सामने की तरफ और 30 के सामने की तरफ दोनों तरफ सेम बन रहा है। यदि ये साइड जो है वो सेम है, तो अब हमारा रूल काम करेगा। कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, और इसी कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो 3 हो जाएगा। ओवरऑल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो ऊपर वाले पार्ट की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी, राइट। अब यदि ये वाला पार्ट 2 है, जिसमें से ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमको 1 दे रखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 ही आने वाला है, राइट। और इस 1 का वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 है। तो 1 का वैल्यू 30 है, तो ऊपर वाला इस वाले 1 का वैल्यू भी 30 बनेगा। ओवरऑल हाइट निकालनी है, तो 30 + 30 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये वाला 60 मीटर हो जाएगा। और बाकी चाहे से आप इस वाले को याद भी कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को। जब भी यहाँ पर आपको 30 दिया जाए, यहाँ पर 60 दिया जाए, तो ये वाली जो वैल्यू है ना 30 मीटर, इसका डबल कर दिया करो, वो ही आपका करेक्ट आंसर होता है इस प्लेन की हाइट के लिए, ठीक है। इस वाले को आप लोग याद भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में, कि यदि आपको फर्स्ट वाला जो एंगल है अल्फा का वैल्यू 30 दिया जाए और बीटा का वैल्यू 60 दिया जाए, तो याद रख लेना प्लेन की जो हाइट बनेगी वो कितनी बन जाती है, ये वाली जो वैल्यू है, सपोज इसको आप x मान लेना, तो इसका क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। जल्दी से आपको आंसर टिक करना है, तो जो भी आपको पोल की हाइट दी जाए उसका डबल कर देना, ऑटोमेटिकली किसकी हाइट आ जाएगी, प्लेन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अनुसार आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो, अगला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये अगला क्वेश्चन ये मान के चलना टीसीएस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को करके जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का टीसीएस के एग्जाम के अंदर, जो आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है। तो अच्छे से समझना इसको। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये वाला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और इसको कैसे आप लोग जल्दी करेंगे ना, वो देखना आप लोग। देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शजा टेंजेंट का जो वैल्यू है वो 4/3 है। मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर मीनार का, बिल्डिंग का टेंजेंट जो बनता है वो 4/3 हो जाता है। एक सेकेंड, देखो पहले जो था ना ये 4/3 नहीं है, पहले वाला जो है वो 3/4 है, और बाद में जो है वो 4/3 है। आपसे ही पूछा गया है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो निकाल। देखो कहना क्या चाह रहा है समझना, एक इस तरह से बिल्डिंग है यहाँ पर, और एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेना थीटा हो। तो हमको बोला गया है कि tan थीटा बराबर जो हमको दे रखा है
वो 3/4 दे रखा है। बिल्डिंग के थोड़ा सा पास में आते हैं, कितना पास में आना है, 560 मीटर, ये वाला पार्ट जो जाएगा। और इस वाले के लिए हमको बोला गया है, सपोज ये एंगल अल्फा मान लेना, तो टेन अल्फा का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है 4/3 दे रखा है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में जब आप टेन थीटा का वैल्यू लिखते हो तो वो पी अपॉन में एच होता है, राइट। तो मान लेना जैसे ये वाली जो साइड है उसको आप एच मान लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक्स मान लेना, और इस पूरे को ये वाला जो है इसको आप कितना मान लेना, वाई मान लेना। तो यदि आप टेन थीटा का वैल्यू लिखते हो तो वो तो आपका बनेगा क्या, एच अपॉन में वाई हो जाएगा। और यदि आप टेन अल्फा का वैल्यू लिखते हो तो वो हो जाएगा आपका एच अपॉन में एक्स हो जाएगा। अब रेशियो वाले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर यूज करना है, वो क्या पॉइंट है, देखो एच का वैल्यू यहाँ पर 3 है, लेकिन एच का वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्या एच का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं भाई, एच जो है वो इस बिल्डिंग की हाइट ही तो है ना, तो कॉमन का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या करो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 और 16 बन जाएगा, और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 9 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो एच का वैल्यू यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी कितना है, 12 हो गया, राइट। आगे देखना, y का वैल्यू यहाँ पर 16 है और x का वैल्यू यहाँ पर 9 है। यदि हम y में से x को माइनस करेंगे तो वो 560 के बराबर ही आना चाहिए। भाई ये वाला जो कंप्लीट है ये तो आपका y हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पर x है, तो y में से x को माइनस करने पर 560 ही आना चाहिए। तो y का वैल्यू तो आ गया 16, x का वैल्यू आ गया 9, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा, 7 का वैल्यू 560 है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 80 आ जाएगा। और आपको जो है वो बिल्डिंग का हाइट पूछा है, इसका मतलब आपको 12 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 80 है तो 12 का वैल्यू निकालना मतलब 80 से गुणा कर देंगे, और वहां से कितना आ जाएगा आपका 960 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो बनेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, पहले ये वाला पॉइंट था, उस पर टेन थीटा का वैल्यू आपको 3/4 दे रखा है। फिर जैसे आप थोड़ा सा आगे आ जाते हो तो टेन अल्फा के लिए आपको 4/3 दे रखा है। यहाँ पर क्या करना, जो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो अप्लाई करना, इसको एच मान लेना, इस वाले को एक्स मान लेना और इस वाले को वाई मान लेना। तो टेन थीटा का वैल्यू एच अपॉन वाई बनेगा, टेन अल्फा का वैल्यू एच अपॉन एक्स बनेगा। दोनों में एच जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आता है उसका वैल्यू ध्यान रखना आपका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप ऊपर वाले को तो क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वहां से ये 12/16 बनेगा और ये 12/9 हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। तो y का वैल्यू 16 है, x का वैल्यू 9 है, y माइनस एक्स करोगे तो 560 मिलेगा। यदि आप 16 में से 9 घटाते हो तो 7 बचेगा, और 7 का वैल्यू 560 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 80 है तो 12 का वैल्यू निकालना, वो कितना हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको इस सवाल को कैसे करना है वो जरूर आना चाहिए। एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, दो पोल्स है जो x मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, और एक खंबे की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा डबल दे रखी है। यदि उनके मिड पॉइंट से, यदि उनके जो फुट है, उनका जो बॉटम वाला पॉइंट है उसके मिड पॉइंट से जो उनके टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। छोटे वाले पोल की हाइट कितनी है वो बताना है। याद करो सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, याद है, ठीक है, फटाफट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। देखना, आपको ये बोला गया है कि एक पोल का जो हाइट है वो दूसरे पोल का डबल है, तो मान लेना इसका जो हाइट है उसको आप एक्स मान लेना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, इसको आप क्या करना एच मान लेना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2h हो जाएगा। दोनों पोल के बीच का जो गैप है वो आपको दे रखा है x, और आपको मिड पॉइंट लेना है, तो ये भी हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा हमारा x/2। दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमको दे रखे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बोले गए हैं। अब क्योंकि अल्फा के सामने और बीटा के सामने वाली जो भुजा है वो सेम नहीं है,
तो अभी हमारा रूल काम नहीं करेगा। मान लेना यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर गामा है। यदि आप देखते हो थीटा के सामने की तरफ और गामा के सामने की तरफ अब तो सेम है, तो अब हमारा रूल काम कर जाएगा। x/2 जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, h/2h के बराबर। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा x/2 बराबर में आ जाएगा आपका √2 इंटू एच। एच का वैल्यू निकालोगे तो x/ में 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और मैंने ऐसा सवाल आपको पहले भी करवा रखा था। उस वाले में क्या था, बड़े वाले पोल की हाइट पूछी थी, अब की बार आपसे छोटे वाले पोल की पूछी है। बड़े वाले की पोल की पूछे हाइट, तो आप क्या करना, इसका डबल कर देना, तो वहां से आपका आंसर बन जाएगा x/ में √2 आ जाएगा। तो वो देख लेना वो क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो मैंने आपको जब आपको थ्योरी क्लासेस करवाई थी तभी मैंने आपको लिखवा दिया था। √AB इसका करेक्ट आंसर होता है। एक टावर के निम्न बिंदु से A और B मीटर की दूरी पर स्थित P और Q से टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है तो आंसर कितना होता है हमारा, √AB होता है। कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखो देखो इसमें क्या बोला गया है, दो बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत है और 102 मीटर की दूरी के ऊपर है। एक मीनार के टॉप से दूसरी मीनार के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 है। तो सबसे छोटे मीनार की ऊंचाई हमारे को ज्ञात करनी है। देखो पहली बात तो ये बोला गया है कि दो बिल्डिंग्स हमको दे रखी है, ठीक है। एक बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग है, एक जो है वो बड़ी बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखा है 104 मीटर। बड़ी बिल्डिंग के टॉप से देखना, एक मीनार के टॉप से दूसरी मीनार के टॉप और बॉटम का डिप्रेशन दे रखा है 30 और 45। अब मुझे बताओ एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा। एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब पहली वाली बिल्डिंग की जो हाइट है वो दूसरे वाले बिल्डिंग से ज्यादा हो, राइट। हमेशा याद रखना टॉप से बॉटम के लिए वो तो हमेशा डिप्रेशन बनेगा, चाहे से बिल्डिंग की हाइट छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन यदि टॉप से टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना बिल्डिंग 1 के टॉप से बिल्डिंग 2 के टॉप के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो उस वाले केस में क्या होगा, बिल्डिंग 1 की जो हाइट है वो बिल्डिंग 2 से ज्यादा होगी। डायग्राम समझना चाहते हो ऐसे देख लो, ये बिल्डिंग 1 हो गई, ये बिल्डिंग 2 हो गई। और बिल्डिंग 1 के टॉप से बिल्डिंग 2 के लिए आपने देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो बिल्डिंग 1 की जो हाइट बनेगी वो क्या होगा, बिल्डिंग 2 से ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या बनता है, बिल्डिंग 1 के टॉप से बिल्डिंग 2 के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बने, राइट। यदि बिल्डिंग 1 की टॉप से बिल्डिंग 2 के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो देखो क्या होगा फिर उस वाले केस में, ये बिल्डिंग 1 हो गई और ये बिल्डिंग 2 हो गई। यदि बिल्डिंग 1 के टॉप से बिल्डिंग 2 के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब ये बनेगा कि बिल्डिंग 1 की जो हाइट है वो बिल्डिंग 2 से कम है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखा करो। किसी भी वस्तु के टॉप से दूसरी वस्तु के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो पहली वस्तु की ऊंचाई दूसरे से ज्यादा होगी। और यदि पहली वस्तु के टॉप से दूसरी वस्तु के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो पहली वस्तु की ऊंचाई दूसरी वाली से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें यही बोला गया है कि ये वाली जो बिल्डिंग है इसके टॉप से छोटी वाली बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो तो बन रहा है 30 डिग्री। देखो ये जो बन रहा है वो तो 30 है, और इस वाली बिल्डिंग के बॉटम के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला पूरा का पूरा ये हमको दे रखा है 45। अब मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो वहां पर 30 डिग्री है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। आपको ये बोला गया है
कि छोटी वाली मीनार जो है इसकी हाइट कितनी है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे समझना। पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। यदि आप इस वाले ट्राइंगल की बात करते हो तो इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, यहाँ पर एंगल 45 बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा आपका 45 बनेगा। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो आपको 102 दे रखा है। ये वाला जो बनेगा वो भी 145, वो 45 डिग्री बनेगा। अब यदि 45 और 45 बन रहे हैं तो ऑपोजिट जो साइड बनेगी वो कैसी होगी आपकी, सेम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 102 मीटर आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल में। क्योंकि इस वाले पार्ट की लंबाई 102 मीटर है तो ये जो गैप बनेगा वो भी तो 102 ही बनेगा, राइट। और क्योंकि यहाँ पर ये 30 बन रहा है तो ये जो एंगल बनेगा पूरा का पूरा ये 60 बनेगा। और 30 से दूर जाना है या 60 के पास में जाना है तो हम क्या करते हैं, √3 का डिवाइड देते हैं। तो ये जो आ जाएगा वो 102 अपॉन में √3 आ जाएगा। 102 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 34 इंटू 3 लिख सकते हो। और जब आप इसमें √3 का डिवाइड देंगे तो वो आपका बन जाएगा 34√3। अब समझना आगे, इस पूरे पार्ट की जो लंबाई है ये वाले पार्ट की लंबाई वो तो 102 है और इधर वाला ये जो पार्ट है इसकी लंबाई आ गई 34√3। यदि हम इस कंप्लीट में से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो ये वाले पार्ट की लंबाई आ जाएगी और जो इस वाले पार्ट की लंबाई बनेगी वो ही सेम इस वाले पार्ट की लंबाई भी तो हो जाएगी ना, राइट। तो 102 में से माइनस कर देंगे कितना, 34√3। यहाँ से 34 कॉमन आ जाएगा और 3 माइनस √3 आपका बच जाएगा। और ये वाले पार्ट की लंबाई आ जाएगी यहाँ से 34 ब्रैकेट 3 माइनस √3। जो इस वाले पार्ट की बनेगी वही सेम इधर वाले पार्ट की हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये सवाल करोगे इजीली आपका सवाल हो जाएगा। बस इतना ही कह रहा हूँ, रूल्स को प्रॉपर्ली याद रखो। रूल्स यदि आपको याद है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उसके अनुसार इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। ऐसा सवाल मैं आपको पहले जो है वो करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जैसा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो इसका जो भी आंसर बने वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो, एक मंदिर के टॉप्स का उन्नयन कोण जो दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 मीटर ऊंची इमारत के आधार पर, एक सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टेम्पल फ्रॉम फुट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग 45 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिव। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक टेम्पल है, ठीक है, एक टेम्पल है, उस टेम्पल के लिए एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 45 मीटर। इस बिल्डिंग के बॉटम वाले पॉइंट से यदि आप मंदिर के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री, राइट। और यदि आप इस बिल्डिंग के टॉप से देखते हो तो मंदिर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब मुझे पहले ये बताओ, बिल्डिंग के टॉप से देखने पर भी मंदिर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो आपका तभी बनेगा जब मंदिर की जो ऊंचाई है वो बिल्डिंग की ऊंचाई से ज्यादा होगी, राइट। इस तरह से बनेगा। देखना, एक तो ये तो हमारा हो गया टेम्पल, ये है यहाँ पर बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हाइट हमको दे रखी है 45 मीटर। इस बिल्डिंग के बॉटम से, ठीक है, इस बिल्डिंग के बॉटम वाले पॉइंट से मंदिर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 60 डिग्री और इस बिल्डिंग के टॉप से मंदिर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 30 डिग्री। आपसे ही पूछा गया है कि मंदिर की ऊंचाई कितनी है वो हमको कैलकुलेट करना। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला तो यही बनता है कि आपका डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। यदि आप डायग्राम ठीक से बना गए तो फिर आपको इतना दिक्कत नहीं आता है सवाल करने के। डायग्राम ठीक से नहीं बना तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा पता ये ध्यान रखा करो, एक वस्तु के टॉप से दूसरी वस्तु के टॉप को देखते हो और एंगल ऑफ एलिवेशन बने, इसका मतलब पहले वाले की जो हाइट है वो दूसरे वाले से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही तो बोल रहा है, बिल्डिंग के टॉप से इस मंदिर के टॉप का जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो तो वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है फिर बिल्डिंग की जो हाइट है वो मंदिर से कम रहने वाली है।
और बॉटम से तो जब आप हमेशा देखोगे तो वो तो श्योर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। यदि आप किसी वस्तु के जमीन से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनने वाला है, राइट। तो हमको ये पूछा गया है मंदिर की ऊंचाई कितनी है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे, देखना। यदि इस वाले पार्ट की लंबाई 45 है तो ये वाले पार्ट की जो लंबाई बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 45 मीटर आ जाएगी। क्लियर है वाला पॉइंट। मान लेना पूरे मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितना मान लेना, h मान लेना। तो ये जो ऊपर की तरफ जो पार्ट बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा, इसकी लंबाई जो बनेगी वो कितनी बनेगी हमारी, h माइनस 45 हो जाएगी। मैंने क्या किया है, कंप्लीट मंदिर की ऊंचाई h मानी है। ये वाला जो पार्ट है इसकी लंबाई 45 है क्योंकि इधर की तरफ 45 है। तो ये जो ऊपर की तरफ रेड में जो बनेगा उसकी लंबाई जो बनेगी वो कितनी बनेगी हमारी, h माइनस 45 बनेगी। अब देखते जाना। एक तो हम बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की। यदि आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हो तो यहाँ पर एंगल आपका बन रहा है 60 और आपको 60 के पास में आना है। तो 60 के पास में आने के लिए हम क्या करेंगे, √3 का डिवाइड दे देंगे बड़े वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। और एक बात करेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है तो आपको 30 के पास में आना है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 इंटू h माइनस 45 आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट की लंबाई चाहे ये देखो चाहे ये वाली देखो, दोनों की जो लंबाई बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर सेम बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को सेम करेंगे यहाँ पर h अपॉन √3, एक तो हो गया क्या आपका h अपॉन में √3 और एक हो जाएगा √3 h माइनस 45। इन दोनों को हम सेम कर देंगे। तो देखो √3 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, h माइनस 45 रह जाएगा। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 3h माइनस 135। 135 को एक तरफ ले जाना और 3h में से h माइनस करोगे तो 2h बचेगा। h का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 67.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जब मैंने आपको थ्योरी क्लासेस करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, जब भी दो ट्राइंगल बने तो दोनों ट्राइंगल की क्या करो, कॉमन साइड को पिक करो। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल बने तो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड को पिक करो, उस कॉमन साइड का वैल्यू दोनों ट्राइंगल से कैलकुलेट करो और फिर उसको क्या कर दो, सेम कर देना। जैसे आप ये चीज को यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आपके जो आंसर है वो आने लग जाएंगे। इस वाले केस में देखो क्या हो रहा था, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, और ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, वो ठीक है दोनों में कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि दोनों का जो लंबाई बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, सेम बनेगा। तो हमने वही चीज को यूज किया है इस वाले केस में। इसमें आपको यही तो बोला गया था, मंदिर आपको दे रखा है इस तरह से, राइट। बिल्डिंग आपको दे रखा है, बिल्डिंग के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 30 डिग्री। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों की ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई कैसी होगी, सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का यूज करके इसकी ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग, सेम कर देंगे। ये हमको दे रखा था 45, तो ये भी यहाँ पर 45 हो जाएगा। पूरे को आप क्या करना है, h मान लेना। तो ये ऊपर की तरफ जो पार्ट आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, h माइनस 45। अब एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना जिसमें यहाँ पर एंगल 60 है, तो क्योंकि यहाँ पर 60 है तो ये तो बनेगा आपका h√3। और यदि आप इस वाले ट्राइंगल की बात करोगे जिसमें यहाँ पर एंगल आपका 30 है, तो ये आपका बनेगा √3 h माइनस 45। दोनों को सेम कर देना, वहां से h का जो वैल्यू है वो 67.5 आ जाए। तो इसके अनुसार कर लेना, ये वाला सवाल आपका यहाँ पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आपको करवा दिए हैं और अभी जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसकी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर बनता है वो आपको कमेंट में लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दे दिया है और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या करना, आप लोग कमेंट में लिख देना। बाकी यदि आपको 23 नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 22 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओवरऑल 100 के समथिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 100 के समथिंग, उसमें क्या होगा, इन क्वेश्चंस को आप लोग मिस मत करना। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको हर एक वेराइटी कवर करवा दूंगा
यदि आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर गए तो आप ये मान के चलना कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इजीली इन 100 क्वेश्चन को करने के बाद में उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेशंस है उनको मिस मत करना, हर एक वैरायटी में इसमें कवर कर दूंगा। 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए हैं जिनको आपको कमेंट में लिखना है, 21 और 23 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए एक तो जितने भी आपकी थ्योरी क्लासेस है उनको अच्छे से रिवाइज करूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से करूँ। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री की जो पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, और साथ में जो थ्योरी जो है वो मैंने आपको अच्छे से कवर अप करवाई है। तो हाइट एंड डिस्टेंस करते जाओ और कहीं ऐसा मत कर लेना कि ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री साथ ही साथ में उसको रिवीजन चलते रहने देना, क्योंकि एक बार में आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं होगी, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते रहो, साथ में हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है या जो थ्योरी है डेली जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उनको आप लोग डेली पढ़ते चले जाना। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना, ट्रिग्नोमेट्री को भूल मत जाना हाइट एंड डिस्टेंस के चक्कर में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको भी आप करते रहना, और हाइट एंड डिस्टेंस जो मैं करवा रहा हूँ उसकी तो आप लोग डेली क्लास लेते रहो, दोनों टॉपिक जो है फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, आगे के क्वेश्चंस के साथ में, और हर एक वैरायटी आपकी इसके थ्रू जो है वो कवर हो जाएगी। तो क्लासेस को रेगुलर करते जाओ और फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो बाय बाय।